हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। ये है हमारी पीएससी मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम। हमने एक सीरीज चलाई है आप लोगों के लिए, जो घर बैठे दूर बैठे हैं वो तैयारी कर सकें, और जो प्री निकाल रहे हैं और जिनका लक्ष्य है कुछ अच्छा पद प्राप्त करना पीएससी में, उनके लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, हर दिन वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना पाता, इसलिए मैंने संडे का दिन आपके लिए रखा है कि संडे के दिन जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपको पीएससी की तैयारी करवाऊँगा, मुख्य परीक्षा की तैयारी। और बच्चे कहते हैं, कुछ कमेंट आते हैं कि मुख्य परीक्षा सर हमें प्री की भी तैयारी करा दो, तो मैं बताना चाहूँगा बेटा, कि प्री और मेंस, अगर आप मेंस की तैयारी करोगे ना तो प्री की ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन सिर्फ प्री की करोगे ना तो मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। और प्री मेंस कोई झमेला होता ही नहीं है। मेंस में राइटिंग्स पे ध्यान दिया जाता है और प्री में हमें छोटे से छोटे आंसर जो सटीक होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। तो ये जो लेक्चर आपको देने जा रहा हूं ना, इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है आपकी। समझ में आया? और इससे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूंगा कि पहली बात तो इस लेक्चर में मैंने पुराना जो प्रीवियस लेक्चर दिया था मैंने इकोनॉमिक्स का, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो शायद ये लेक्चर समझ में ना आए। तो पहली बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे ना तो हमारा कालका आईएएस डालोगे यूट्यूब पे, कालका KALKAIAS भोपाल, तो तुम्हें हमारा चैनल मिलेगा। उसमें आपको सारे के सारे वीडियो मिलते हैं, क्योंकि एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म करना असंभव हो जाता है, तो हम कई वीडियो बनाते हैं। तो हो सकता है आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो, तो इस वीडियो को समझना एक प्रकार से नामुमकिन हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करो और इसको जानो। दूसरी बात यह है कि हमारी एकेडमी भोपाल में स्थित है, और हम कोई बैच वैच की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो बच्चे हमारे से मिलना चाहते हैं, और कुछ बच्चे हैं जिन्हें गाइडेंस चाहिए कि पीएससी 2018 जैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं कैसे क्रैक करें, तो उन बच्चों के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए और प्री के लिए, हम एक गाइडेंस क्लासेस चला रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। वो चलाने जा रहे हैं 26 जून 26 से जून 30 तक। ठीक है, जून 26 से जून 30 तक। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आमंत्रित हैं, आप आएं, और हमारी लिमिटेड सीट्स हैं, ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है छुपा हुआ। 26 तारीख से लेकर 30 जून तक हम एक बैच चला रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। ये सिर्फ पीएससी के लेवल के लिए है, और बच्चे ना आए जो आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो भी आ जाएं, जिनको कोई लेना देना ही नहीं है इस बैच से। तो सर ये पीएससी लेवल का बैच है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट इन पीएससी एग्जामिनेशन एंड हाउ टू गेट सक्सेस, आप कैसे लो। तो बिल्कुल फ्री बैच है, और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमने आप लोगों के लिए स्नैक्स का भी इंतजाम रखा है कि आराम से यहीं खाओ, यहीं पढ़ो हमारे साथ, क्योंकि तुम सभी हमारे लिए बहुत विशेष हो, बहुत स्पेशल हो। तो खाने की व्यवस्था भी हमने रखी है। तो 26 से 30 तक शुरुआत करो, तो एक अच्छी शुरुआत करो, हमारे साथ शुरुआत करो। तो 26 से 30 तक हम आपको एक स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं बिल्कुल फ्री, और इसमें खाने का भी, मतलब स्नैक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप सभी आमंत्रित हो। बस एक कंडीशन है, कंडीशन ये नहीं है कि हम कुछ पैसे लेंगे आपसे, कुछ लेंगे, सिर्फ आपको प्री की और मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएंगे, और कुछ मुफ्त में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको, जिससे आपकी हेल्प मिलेगी। कंडीशन ये है कि हमारी लिमिटेड सीट्स है हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे भी बच्चे हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, फोकट में मैसेज मत करना यार आप, कि आप आओगे हो नहीं और मैसेज कर दिया तो आप किसी दूसरे की सीट घेरोगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीट है, लेकिन आपको इस नंबर पे 9617
1555153 9617155153 पे व्हाट्सएप अपना नाम भेजना है, अपना नाम भेजना है। व्हाट्सएप नहीं है तो कोई बात नहीं, एसएमएस कर दो, WHATAPP, व्हाट्सएप कर दो, एसएमएस कर दो, जो करना चाहे कर दो। पर आपको लिख के भेजना है मुझे कि पीएससी की तैयारी, पीएससी स्पेशल, पीएससी स्पेशल, बस सिर्फ ये लिख के भेजना है। अब कुछ लिख के भेजने की जरूरत नहीं है। पीएससी स्पेशल, SPECIAL, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी पूरे वीक की 20 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। कितने स्टूडेंट दे रहे हैं हम? 20 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ओके, तो सिर्फ 20 सीट हैं इसके लिए। 26 जून से ये बैच शुरू होगा, 30 जून तक चलेगा। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं मुख्य परीक्षा कैसे निकाले जाए और हमसे फेस टू फेस रूबरू होना चाहते हैं, तो आप 9617155153 9617155153 पे अपना नाम लिख के भेज दो, अपना नाम और पीएससी स्पेशल, पीएससी SPECIAL ये लिख के भेज दो, तुम्हारी सीट बुक हो जाएगी। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और सब्सक्राइब जरूर करो, और ये स्कीम आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो हम पुरानी जो हमने आपको क्लासेस ली थी उसके बारे में हम अब स्टार्ट करेंगे फिर से। तो कालका में आपको पहला लेक्चर अर्थशास्त्र का दिया गया था, अर्थशास्त्र का दिया गया था। हमारा उस दिन क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमने लिखवाया था, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। 300 mm मैक्सिमम मार्क्स। आज इसको तो खत्म करेंगे और इसके साथ एक क्वेश्चन हम और करेंगे और बहुत अच्छा उससे वो क्वेश्चन बनता है। इसमें सब कुछ आ जाता है, HRD आ जाता है, ठीक है। हमने आपको कृषि की व्यवस्था बताई थी, कृषि की व्यवस्था, जनान की व्यवस्था बताई थी इसके अंदर। इसमें एक क्वेश्चन और हम करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अनेक क्वेश्चनों को लेके चलता है। क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भारत के, ये भारत की बात हो रही है, भारत के, मैं ऐसे लिख देता हूं यहां, भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा और क्या है, मैं हर चीज इस पे बोर्ड पे लिखूंगा, मैं पहले से लिख के ही रखता। मैं आपको उस तरह नहीं पढ़ा रहा हूं कि पहले से मैंने टेप मारा और फिर तुम्हें लिखवा रहा हूं। मैं तुम्हें कराता जाता हूं, बिना देखे कराता हूं। तो आप इसको, मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर सकें और ये मुख्य परीक्षा है। तो हम आपको पॉइंट लिखेंगे और उसको मैं मुंह से बोलूंगा, आप उसे नोट करोगे, ठीक है। और मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा क्योंकि तुम तो उसे रिपीट भी करके सुन सकते हो, ऑफलाइन सेव कर लेना,
और उससे सुन सकते हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम क्वेश्चन फटाफट खत्म कर सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा मिटाना होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था जो मैं आपकी तैयारी करा रहा था। मैंने आपको लिखने की विधियां बताई थी, किस प्रकार हम लिखते हैं, हाउ टू राइट वेल, देयर आर सो मेनी थिंग, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसका उत्तर में आप जिनको नहीं मालूम है स्टार्टिंग कैसे की जाए, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं। हमारी को सब्सक्राइब करो, प्रीवियस वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने इस पे डिस्कस, मैं उसी को पुराने लेक्चर को ही आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको कई चीजें बताई थी, जैसे कृषि क्षेत्र की स्थिति, कृषि क्षेत्र की स्थिति, हमें पहले ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना था। दूसरा मैंने आपको बताया था औद्योगिक क्षेत्र, या फिर ये लिख लो निम्न। प्रीवियस लेक्चर देख लो, मेरा वीडियो देख लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये हम लिखवा चुके हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इनको, ये क्वेश्चन खत्म करना है। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास मेरा दूसरा पॉइंट था। मेरा तीसरा पॉइंट था औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति। मेरा चौथा पॉइंट था विदेशी व्यापार। मेरा पांचवा पॉइंट था जनांकी परिस्थिति। जनांकी परिस्थितियां। आपको कैमरे में दिख रहा होगा? ओके, चलिए तो मैं थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट कर देता हूं, तो आपको सब चीज़ दिखेगा। ठीक है, जनांकी परिस्थितियां। और मेरा आखिरी था व्यापारिक संरचना, व्यावसायिक संरचना। छठवां था मेरा व्यावसायिक संरचना। तो ये मेरे 6 पॉइंट थे जिसको हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत समझाएंगे। तो फटाफट अपने हाथ में कॉपी रख लो, क्योंकि मैं हर चीज लिखूंगा तो शायद ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? तो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं कि तुम उसे नोट भी कर सको। प्रीवियस वीडियो में मैंने कृषि क्षेत्र की स्थितियों को बहुत अच्छे से समझाया था, ये मेरा हो चुका है। आज मैं बात करूंगा निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी लिखवा दिया था, हमने चर्चा की थी 90% लोग गांव में रहते थे, हाँ या ना, और गांव आत्मनिर्भर बन चुके थे। वो वहीं पे काम करते थे लोग बाग, जैसे संगमरमर का कहा, लकड़ी की नक्काशी, सोने का आभूषण, कृषि पे ही डिपेंड थे मतलब। लेकिन हमारी जो आर्थिक विकास था वो क्या था? बहुत दयनीय था। क्यों था? अब इसको आप लिख लो। अगर आप लिखोगे तो बहुत जल्दी लिख लोगे, और मैं आपको इसको बताता जा रहा हूं। ठीक है ना? तो निम्न स्तरीय विकास कैसा था? देखो, इंग्लैंड एक ही चीज चाहता था। इंग्लैंड सिर्फ एक ही चीज चाहता था और एक ही चीज करता था, उसका तो हमारे पे रूल था। आपने अगर सुना होगा तो जॉन सुल्विन, लिख लो, नाम लिखो, जॉन सुल्विन ने एक बहुत ही
अच्छी बात कही थी जॉन सुल्विन द्वारा कि हमारी प्रणाली, लिख लो, आराम से लिखो, जॉन सुल्विन ने, आप जब ये पॉइंट डालोगे, ये लाइन डालोगे, उसके आगे लिख लो कैसे लिखना है स्टार्टिंग, फिर तुम्हें मैं समझा दूंगा, तुम उसको पूरा एक्सप्लेन कर लोगे, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये लिखोगे, उसके बाद लिखोगे निम्न स्तरीय आर्थिक विकास को समझने के लिए, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास को समझने के लिए हमें ऐसे लिखना है, जॉन सुल्विन की इस परिभाषा, इस वक्तव्य को जानना बहुत जरूरी है। जॉन सुल्विन के इस वक्तव्य को जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं ना, आप रिवाइंड करके सुन लेना, तो जल्दी खत्म कराऊंगा, तभी तो ये क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। 300 शब्द में बताना है मुझे। ओके, तो जॉन सुल्विन ने को ये वक्तव्य जानना बहुत जरूरी है। वक्तव्य क्या था इनका, जॉन सुल्विन का? इनका वक्तव्य था बच्चों, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है। मान लो ये स्पंज है, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है। ऐसे दबाऊंगा, ऐसे छोड़ूंगा तो सब अच्छी चीजें ले लेगी, फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। मतलब यहां से कच्चा माल उठाते हैं और वहां पे ब्रिटेन ले जाके उसको तैयार माल को तैयार करवा लेते हैं, है ना, और फिर वो लेके हमारे पास आते हैं और वहीं बेच देते हैं। यानी हम अपने ही माल को दुगुना तिगुना 4 गुना 10 गुना तक खरीदते हैं। तो कहां से हमारी स्थिति अच्छी होगी? तो ये वक्तव्य आपने लिखा, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी चीज को ले लेती है, ठीक है, फिर टेम्स किनारे पर निचोड़ देती है। यह वक्तव्य किसने कहा है? जॉन सुल्विन ने कहा है। ओके, अब इसके बाद में ये लिख दिया तुमने परिभाषा, उसके बाद लिखना है उसके नीचे कि इंग्लैंड की जो नीतियां हैं वो है इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करना, ठीक है, और वहां के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनाना। ये उसकी पॉलिसी थी। क्या थी? इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करना और वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनाना। औपनिवेशिक शासकों ने कभी हमारे भारत की ना राष्ट्रीय आय के बारे में ध्यान दिया कि नापें, इनकी अवलोकन करें, ना प्रति व्यक्ति आय के बारे में सोचा कि देखें, अगर हम राष्ट्रीय आय नापते हैं, प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, तो आर्थिक विकास को देख सकते हैं, देख सकते, राष्ट्रीय आय से तो आर्थिक विकास देखते हैं। तो ना ही हमने आर्थिक विकास के, हमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्हें तो बस यहां से सामान लेना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेना, वहां पे ले जाके उसको पूर्ति करना और उसे तैयार करके फिर यहां पर लेके आना। तो उन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान दिया किसने? अब आप सब जानते हो कि सरकार तो उन्हीं की थी, तो हमारी सरकारी स्तर पर तो कोई दे नहीं सकता था। देखो, आप इसी में से नोट्स बनाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सरकार उनकी थी, सरकारी स्तर पर तो कोई काम कर नहीं सकता था, तो हमने किया निजी स्तर पर, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी का नाम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और नाम भी ऐड कर दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आंकलन किया, किसका? राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का, जिनके नाम थे दादा भाई नेहरू जी, ये तो जानते हो, 67 68 1800, विलियम डिग्वी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई और रनाडे। ये नाम थे जिन्होंने हमारे आर्थिक विकास को जानने की पहल की। साथ ही जब ये क्वेश्चन खत्म करो तो बीच में एक डेटा, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है ना वो थोड़ा डेटा पसंद करते हैं, तो एक बार डेटा पसंद लिख देना। तो ये ये लिख दिया आपने जो मैंने बताया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होगा कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर कितनी थी? 2% से भी कम थी। मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि कितनी थी? 2% से भी कम थी, तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर कितनी थी? 0.5%, 0.5% थी। तो ये तुम लिख दोगे जो मैंने बातें बताई हैं, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा।
समझ में आ रहा है? क्योंकि डेटा देना अंत में दो, बीच में डेटा दोगे ना वो बीच का नहीं देखता, या तो तुम शुरू में डेटा दे दो या अंत में डेटा दे दो, हाईलाइट होता है। हम अखबार में ऐड निकालते हैं, या तो फ्रंट पेज पे दो या लास्ट पेज पे दो, बीच में दोगे उतना इफेक्टेड नहीं रहेगा। तो तुम्हारे दूसरा लेसन कि डेटा जो लिखना है वो अंत में कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो जो हाईलाइट हो सके। चलो, तो हमारा ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैंने परिभाषा बताई थी जॉन सुल्विन की, वो भी आपको इसमें लिखनी होगी। फिर हमारा आता है औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति। तो हमारा कृषि क्षेत्र की स्थिति हो गई, निम्न स्तरीय क्षेत्र की स्थिति हो गई। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। अब बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया, कृषि क्षेत्र को समझाया, फिर निम्न स्तरीय क्षेत्र को समझाया। हमारे समय भी कम होगा क्योंकि हर मिनट हमें ये 300 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो हमें एवरेज 12 से 15 मिनट में खत्म करना होता है। मैं तुम्हें बड़े क्वेश्चन की ही तैयारी कराऊंगा पीएससी मुख्य में, तो 12 से 15 मिनट का समय होता है हमें बड़ा क्वेश्चन समाप्त करने के लिए। ओके, तो बात होती है औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति। बेसिकली अगर हम कुछ अलग ढंग से इसकी शुरुआत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या सुन लो, रिवाइंड करके फिर समझ के नोट कर लेना कि भारत के जो औपनिवेशिक काल की बात करें तो भारत की जो शिल्प कलाएं थी उनका इसमें पतन होना शुरू हो गया था। जो शिल्प कलाएं होती थी हाथ से बनाने की, वो सब क्या औद्योगिक क्षेत्र की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, उनका पतन होना शुरू हो गया था। किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाली किसी भी आधुनिक औद्योगिक की रचना हो ही नहीं रही थी कि हम शिल्प कलाओं को बचा सकें। तो भारत का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो था औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति में रुकावट आना। ठीक है। दूसरा, भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। विदेशी शासक पता है क्यों खत्म करने पे लगे हुए थे कि भारत की जो औद्योगिक छोटे छोटे उद्योग है ना वो समाप्त हो जाएं। अगर समाप्त हो जाएंगे तो भारत पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगा ब्रिटिश पे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य छुपा रहा, हमेशा छुपा रहा। उद्देश्य था क्या? एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यात, और दूसरे भारत को इंग्लैंड से बने औद्योगिक उत्पादों तो आयातक देश बनाना चाहते थे। अगर यहीं पे बनने लग जाएगा तो फिर वहां की बिक्री कम हो जाएगी। तो भारत को आयात करने पे डिपेंड करना चाहते थे और कच्चे माल का भारत से निर्यात करना चाहते थे। अगर यहां पे उद्योग बनेंगे तो भारत की व्यवस्था तो वैसे ही खराब हो जाएगी ना बच्चों, या सुनो। तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही छुपा हुआ था। खैर, हम आगे आते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि 20वीं, फिर हमें कुछ अच्छे पॉइंट भी लिखने, ये तो हमारा ड्रॉबैक हो गया, लेकिन हमारी कंपनियों ने हमारा साथ दिया। जैसे आप इस प्रकार लिखेंगे, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हो चुका था। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, आप जानते हो 1907 में मतलब आई। ये क्वेश्चन बिहार में भी आ चुका है, यूपी में भी आ चुका है। टिस्को की स्थापना कब हुई? तो आप लिखोगे 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को 1907 में स्थापित हुई। और आगे देखें तो धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो चीनी उद्योग, सीमेंट, कागज आदि कारखानों का भी विकास होना शुरू हो गया था। समझ में आ रहा है? यही नहीं, अगर हम देखें आगे थोड़ा सा और, को नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर भी बहुत कम थी और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी बहुत कम था उद्योगों का। तो हमारी अगर मैं स्थिति देखूं, सिर्फ एक आध औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ के हम ब्रिटेन के गुलाम बने रहे औद्योगिक विकास में। क्यों बने रहे? पहले आपको उसका कारण लिखना होगा, क्योंकि वो हमें वो मुनाफा कमाना चाहता था, ना कि हमारे यहां पे ही तैयार माल करना चाहता था। तो हमारा ये क्वेश्चन पॉइंट भी होता है औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति। ठीक है बेटा? ओके। फिर आता है हमारा विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार में मतलब भारत का जो विदेशी व्यापार रहा है, अगर हम पुराने जमाने से भी दें तो बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है।
विदेशी व्यापार। किंतु जो औपनिवेशिक सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार का मतलब क्या था कि ब्रिटेन का शासन भारत में चल रहा था। तो जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने एक और मतलब एक और नीति अपनाई जिसमें उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों को इससे ढकना चाहा। ऐसे लिखना, उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क जैसी प्रतिबंधकारी नीतियों को भारत पे मढ़ दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो भारत, अब इससे क्या हुआ मैं फिर से बताना चाहूंगा। जो औपनिवेशिक सरकार मतलब इंग्लैंड की सरकार जो भारत पे चल रही थी, उन्होंने वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों को भारत पर मढ़ दिया। मतलब क्या हुआ, भारत निर्यात तो कर सके, लेकिन अगर वो सामान को मंगवाएगा तो उसे क्या देना होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब बच्चों टैक्स पे करना पड़ेगा तो बेचारा भारत का तो बैंड बच जाएगा, हर कोई छोटे छोटे उद्योग तो समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो आयात कम हो सके, निर्यात ज्यादा हो सके, तो इन्होंने विदेशी व्यापार पे भी शिकंजा कसा। और इन्होंने एक और पॉलिटिक्स खेली, जो ब्रिटेन से तैयार माल आ रहा है वो फ्री है, वो शुल्क फ्री रहेगा, उस पर कोई व्यापार नहीं रहेगा। लेकिन अगर भारत के लोग या कुछ भी अन्य देशों से होके आता है माल तो उस पर टैक्स लगेगा, हैवी टैक्स लगाया जाएगा, जिससे और देशों का विदेशी व्यापार कम हो जाए, प्रतिबंधित किया जा सके और उससे ब्रिटिश का ही व्यापार हो सके और निर्यात खुला रहे। समझ में आया? तो ये थी विदेशी व्यापार की औपनिवेशिक सरकार की नीति। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया, मतलब शिकंजा कस लिया। समझ में आ रहा है? अब भारत का आधे से ज्यादा व्यापार, अब जब यार देखो, बाहर से दूसरे देशों से करोगे तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अपने देश से लोगे मतलब से ब्रिटेन से आएगा तो कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत के व्यापार पर इंग्लैंड का शिकंजा कस गया, हाँ या ना। और आधे से ज्यादा व्यापार तो भारत का सिर्फ इंग्लैंड से ही हो रहा था, यह पॉइंट जरूर डालना। आधे से ज्यादा व्यापार कहां से हो रहा था, सिर्फ इंग्लैंड से हो रहा था। देखो बच्चों, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूं और तुम्हें किस प्रकार लिखना है वो भी बता रहा हूं, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा के बारे में बात हो रही है। ओके, शेष थोड़ा बहुत बचा कुचा व्यापार कहां से होता था, चीन से हो गया, श्रीलंका से हो गया, ईरान से हो गया, दैट्स इट। अच्छा, अब इस आग में घी का काम एक ने और किया। जरा मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, एक मिनट बच्चों, हाँ आपको दिखना चाहिए क्लियर। हाँ, एक में आग में घी का काम और किया। क्या किया, सुएज नहर ने। किसने, सुएज नहर ने। जैसे ही ये सुएज नहर बन गई, सुएज नहर, जैसे ही सुएज नहर का निर्माण हो गया तो इंग्लैंड को और मजबूती आ गई। अब भारत के व्यापार का अंग्रेजी नियंत्रण और ज्यादा सख्त हो गया। तो इसे तुम हाईलाइट करोगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो हमारा ये भी हो गया कॉन्सेप्ट विदेशी व्यापार। फिर आता है जनांकीय परिस्थितियां। तो जनांकीय परिस्थिति क्या होती है, जनगणना करना कि कितनी जनसंख्या है और उनके लिए नीतियों का मतलब निर्माण करना। अब यहां पे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना तो हो नहीं रही थी, तो इसकी भी बड़ी दयनीय स्थिति थी। अब जनांकीय परिस्थिति की क्या स्थिति रही, देखो पहले तो आपको यह ध्यान, अब प्री की बात आ जाती है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, यह ध्यान रखना। 1872 में ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ये चली आ रही है। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको लिख सकते हो, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप उसको रिमाइंड कर लो, क्योंकि मेरा फिर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। आप उसे रिप्ले करके सुन लो जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें। ओके, अब बात आती है कि कैसी थी और किस प्रकार जनगणना का आधार बनाया जाता था, उस पर हम जान करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1921 के पूर्व का भारत
1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। मतलब जनसंख्या का एक बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा था, यह ध्यान रखना। ठीक है, द्वितीय सोपान का आरंभ अगर मैं बात करूं तो 21 के बाद माना जाता है। यानी अगर मैं कहूं 1911, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या थी उसका बड़ा ह्रास हुआ। मतलब हमारी बहुत जनसंख्या कम हुई। अगर डेटा देखें तो जनसंख्या चली आ रही थी, उसमें 0.31% की कमी आ गई थी। मतलब खैर, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। जनांकीय परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थी भारत में, ठीक है ना। और जब उनका हिसाब किताब ही रखा जाएगा तो अकाल मृत्यु कितनी हो रही है, कितना विभाजन हो रहा है, इसका कोई भी अता पता नहीं रहता था। 1872 में भले ही लॉर्ड मेयो ने पहली जनगणना की थी, 1881 में लॉर्ड रिपन ने प्रति 10 साल में करना शुरू कर दिया था, लेकिन जनगणना एक व्यापक स्तर पे नहीं हो रही थी। अगर मैं उसका डेटा बनूं, ये एक प्रकार का थोड़ा सैंपल लेते थे, थोड़े से हिस्से का, हर राज्य के थोड़े थोड़े हिस्से का सैंपल लेते थे। सैंपल के आधार पर आर्थिक विकास की बात कर लेते थे कि ये आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इनकी आंखें जो खुली वो खुली 1921 के बाद, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। और इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। खैर, और आगे हम बात करें जो लोगों के साथ, कुल मिलाकर जो जनांकीय परिस्थितियां थी, साक्षरता जो लिटरेसी रेट था वो 16% से भी कम रह गया था। इसमें महिला का साक्षर दर तो बिल्कुल 0 समान था, और बाकी जो बचे थे वो मतलब महिलाएं, वो सिर्फ 7% मानी जाती थी। मतलब बिल्कुल नगण्य था साक्षर दर। महिलाओं का कितना था? 7% था, और वैसे साक्षर दर कितना था? 16% था। इसमें सकल मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। जो जनांकीय स्थिति देखी गई थी वो बहुत दयनीय थी। उसमें सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते थे, बहुत ज्यादा तादाद में। अगर उसका हम डेटे की चर्चा करें तो 1000 में से लगभग 336 बच्चों का मरना निश्चित सा बना रहता था। खैर, आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 57 प्रति 1000 हो गई है, पर उस समय पता है कितनी थी? अगर देखें, यह एक ओवरऑल डेटा था। एग्जैक्ट डेटा अगर हम बात करें तो 218 प्रति 1000 थी। तो सोचो कि 336 ओवरऑल का एक जो अस्पताल नहीं पहुंच पाते, इनके आंकड़े नहीं पता कर पाते थे, वो 336 मिनिमम था। और जिनके आंकड़े निकल के आए जनांकीय परिस्थितियों के अनुसार जो जनगणना की जा रही थी, वो 218 प्रति 1000 निकल के आए। मतलब जो जनांकीय परिस्थिति थी, जो हमारी जनसंख्या की जो परिस्थितियां थी, वो बहुत ही दयनीय थी। चाहे वो साक्षरता दर ले लो, चाहे वो मृत्यु दर ले लो, इतनी ज्यादा थी कि अगर हम उस समय की कल्पना करें तो आप अपने भारत को सजाए काले पानी जैसा भारत मान सकते हो। 1872 जब इसने पहली जनगणना शुरू करी, तभी हमारे सामने निकल के आया कि सजाए काला पानी भेज दो ना किसी को उठा के। वैसे ही भारत की जनांकीय परिस्थितियां थी उस समय की। चलिए अब आगे की बात करें, मैं आपको डेटा भी देता जा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया है मैंने। अब आता है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना किस प्रकार की थी, मैं इसको बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा। पहली बात, व्यावसायिक संरचना आपको अच्छे से मालूम है। व्यावसायिक संरचना में क्या था? कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। कृषि हम जानते हैं उस समय कृषि पर सबसे ज्यादा आधारित था, तो कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 75% जनसंख्या, शुरुआत में तो 90% थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 75% जनसंख्या लगी हुई थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में 10% तथा 15 से 20% जन समुदायों को रोजगार मिल रहा था कृषि क्षेत्र से। इसी में से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अन्य रोजगार अगर हम देखें स्रोतों से, तो
व्यवसायिक संरचना पूरी तरीके से डिपेंड थी कृषि पर। अब चलते चलते अगर मैं एक आध बात और करूं तो आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन रहेगा कैसे? ये तो अपने 6 पॉइंट हो गए हमारे, अब इसका कंक्लूजन रहेगा कैसे? इसमें अगर मैं एक पॉइंट और बढ़ा दूं तो वो पॉइंट हमारा बन सकता है, लिख लीजिएगा, आधारिक संरचना। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं आधारिक संरचना। मैं इनको मिटा रहा हूं, आपने सबने नोट कर ही लिया होगा। आधारिक संरचना हमारे देश की 7वें पॉइंट के रूप में ले लो, आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, ये 7वां पॉइंट भी डाल देना। तो इसमें आप थोड़ा सा समझ लो और आप इसको लिखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक तार जो एक दूसरे से हमें जोड़ते हैं, उनका धीरे धीरे विकास हुआ। ये एक हमारा पॉजिटिव है। बल्कि इसका विकास क्यों हुआ, इसका ध्येय, आप कंफ्यूज मत होना, आप सोचो अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसका विकास हुआ है। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, बल्कि ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के उद्देश्य से किए जा रहे थे। जो औपनिवेशिक सरकार थी ना, ये हमारे लिए नहीं किए गए थे पत्तनों का परिवहन, जल परिवहन, बल्कि औपनिवेशिक सरकार जो बनी हुई थी उसके लिए, उसको दिक्कत ना हो, उन्हें जोड़ सके, उसलिए इनका इसमें विकास किया जा रहा था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आधारिक संरचना मजबूत थी, याला जो ढांचा बनाया गया था यह मजबूत था। उसका कारण मैं बता चुका हूं। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं अब इसके बाद कंक्लूजन लिखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन में आपको सीधा सीधा लिखना होगा कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई सभी नीतियों में भारत को दरकिनार कर दिया गया। सीधे रूप से दरकिनार, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दरकिनार कर दिया गया। चाहे वो कोई भी नीति ले लें, चाहे निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार, जनांग की परिस्थितियां, व्यवसायिक संरचना, आधारिक संरचना, भारत का विकास भारत के लोगों के लिए ना होकर औपनिवेशिक सरकार और उनके हितों तक बनकर रह गया। और 2-4 लाइन अपने हिसाब से लिख लेना, तो तुम्हारा ये वाला प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था एक दूसरा पॉइंट, प्रश्न बताया था। ठीक है? तो अपन उसको भी देख लेते हैं, हम उस प्रश्न को अब कैसे तैयार करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से कि हमारा स्वतंत्र पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आप इसको कंसीडर करोगे 1944 से लेकर 46, और अंग्रेजों के समय की बात की जा रही है। क्लियर है? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और मैं दूसरा क्वेश्चन यहां लिखता हूं। मैं क्वेश्चन जो कराता जा रहा हूं ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है बार बार। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक विकास भारत के। चलो मैं ऐसा पूरा लिख देता हूं, भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे? तो भारतीय जो आर्थिक विकास है, ये क्वेश्चन है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक रहे हैं उनको हम 2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है? एक है आर्थिक घटक, एक है आर्थिक घटक
दूसरा है अनार्थिक घटक, अनार्थिक घटक। ठीक है, इस आर्थिक घटक में कई तरीके के छोटे छोटे तत्व आ जाते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पादन, अनुपात, तकनीकी प्रगति, आधारभूत संरचना इत्यादि। अनार्थिक घटकों में हमारे को 3 में डिवाइड, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो बच्चों इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे लिखें, क्या लिखें। दूसरा मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ये बताने से पहले आपके सामने कुछ कॉपियां लेके आ रहा हूं। हमारे क्लासेस में टेस्ट होते हैं हर शनिवार को, जैसे ये आपके सामने नाम दिख रहा होगा, नेहा दुबे, ये हमारे टेस्ट हैं। तो हर बच्चे को जैसे मैं बता रहा हूं ना, उसी तरीके से लिखवाने की, आयुषी शर्मा, हर बच्चे को उसी तरीके से लिखाने का हम मेंस का टेस्ट लेते हैं, एक दिन प्री का टेस्ट और एक दिन मेंस का टेस्ट। तो मैं तुम्हें थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये आप ही को मैं नहीं बता रहा हूं, हमारे बच्चे भी ऐसे लिख रहे हैं, और इसीलिए इस बार हमारे 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 2015 पीएससी में। इसी प्रकार आपको भी इसी प्रकार लिखना है। देखो कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझाया था, तो देखो उन्होंने पहले क्या लिखा, भूमिका लिखी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब तो इस बच्ची ने कितना अच्छा लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना। देखो उन्होंने 13 दिसंबर को ये लिखा, 22 जनवरी को पास किया। हर कॉपी, एक आध कॉपी नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक आध कॉपी दिखा रहा हूं, ये देखो सारी कॉपियों में रिटर्न एग्जाम हम लेते हैं। मतलब सोचो 1 साल पहले से लिखने की तैयारी कोई कोचिंग करा रही है? नहीं करवा रही, हम करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मेन एग्जाम 2 या 3 महीने में नहीं निकाला जा सकता, कम से कम 8 से 9 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। अब देखो इस बच्ची ने ये लिखा, इसके बाद देखो बच्ची ने कितना अच्छा लिखा, देखो प्रस्तावना ही पूरी लिख दी, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद निरपेक्ष। अब देखो हमने इनको समझाया था समाजवाद का मतलब क्या है, समानता। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था इनको, समाजवाद का मतलब है समानता। जैसे 1688 में एक बार समाजवाद देखा था, 1776 में अमेरिका की क्रांति में समाजवाद देखा था, 1789 में फ्रांस की क्रांति समाजवाद देखा था। तब ये समाजवाद भारत में जुड़ा, और कब जुड़ा हम जानते हैं, 42 संशोधन 1976 में जुड़ा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। तो बच्चों को इतनी डिटेल में जानकारी हमने दी, तो इन्होंने देखो कितना अच्छा लिखा। फिर देखिए ये लिखा, प्रस्तावना का मूल तत्व, ये कहां से आया, भारत के लोग हमने कहां से लिया, यूएनओ से लिया। वो कहते थे, यूएनओ कहता है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग हैं, तो हमने उनका अनुसरण करके भारत के लोग लिया। देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा लिया, ये देखिए। फिर प्रस्तावना में अभिन्न अंग ना अंग की बात की, इंद्री के बेरूबारी केस हुआ 1960 में, अभिन्न अंगों की बात की कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। फिर इस बच्ची ने देखो एक एक स्टेप देखिए, फिर समाजवाद को बताया, ये इंग्लैंड की क्रांति हुई थी वहां पे, जो अभी मैं आपको बता रहा था। फिर पंथ निरपेक्ष कहां से आया, प्रस्तावना का महत्व। अब आप देखिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ इनका, ये 300 शब्दों का दिया। फिर देखो निष्कर्ष लिखा इसने, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की आदर्श सोच बताती है, इसके अलावा प्रस्तावना अपना। तो ये कॉपी बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो दूसरा क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, भारत की अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो ये अर्थव्यवस्था, पहले इन्होंने वो एडिटिंग लिखी, ये लिखा आधुनिक अर्थव्यवस्था, द्वैध अर्थव्यवस्था। तो जब आप फिर निष्कर्ष, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं निष्कर्ष पे ध्यान दिलवा रहा हूं। क्यों दिलवा रहा हूं? इसीलिए दिलवा रहा हूं। देखो इस बच्ची ने कितना, तो आपको बताना चाहूंगा कि 100 सीटों पे हमारे ये बच्चे अभी से 1 साल पहले से जो तैयारी करने में लगे हुए हैं। देखो ये ग्राफ बना के समझाया जा रहा है, भारतीय मानक। ये टेस्ट हुआ था अभी इसी शनिवार को, हम शनिवार को टेस्ट लेते हैं। अब आप देखिए इसमें प्रस्तावना कैसे स्टार्ट किया जाए, तो सारा पूरा समझाना दिखाना तो मुमकिन नहीं है इस वीडियो में, तो बताना चाहूंगा। तो ये बच्चे 1 साल बाद क्या करेंगे ये आपको सोचना है, तो आपको भी ऐसे लिखना है। इसी के लिए मैं आपको 26 जून से 30 जून को आपको बुलाएंगे, इन बच्चों से मिलवाएं कैसे लिखते हैं, सबसे संग बैठोगे आप लोग, ठीक है ना। और हम आपको गुण बताएंगे कैसे आप लिखो, क्या करो, कैसे करो। तो अगर आप यहां नहीं आ सकते मेरे पास, तो आपके कोई मित्र हो, गण हो, कहीं भी फैले हो, उनको आप जरूर भेजिए जिनको हेल्प मिल सके। तो मुझे अब आज्ञा दीजिए,
पूरा 45 मिनट, पौन घंटे का मैंने आपका लेक्चर लिया है, समझाने की कोशिश की है। अगले हर मतलब रविवार को मैं एक लेक्चर डालता हूं, जब फ्री होता हूं तो इसको मैं समझाऊंगा। मुझसे जुड़े रहो, सब्सक्राइब जरूर करो, और 26 जून तारीख मत भूलना। 26 जून अपना नाम जरूर भेजना, नाम बिना एंट्री नहीं मिलेगी बच्चों, क्योंकि सीट किसी कम है। और नाम वही भेजे जो आए, किसी के दूसरे का हक मत मारना। चलिए, धन्यवाद।